बस करो, हो गया। कल हम लोगों ने लंग्स कैपेसिटी पढ़ा था और वॉल्यूम पढ़ा था ना, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। आज एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं फिर से। पहला हम लोगों ने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग, एक नॉर्मल ब्रीदिंग में जो हम इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, डेट टाइम हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम होता है उनको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। एक ब्रीथ में कितना होता है वो? 500 ml। और एक मिनट में कितने होते हैं? 6000 to 8000 ml। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे? फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद हमारे लंग्स में जो कैपेसिटी रह रहा था, जो हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम था एयर का, हम उसको क्या बोल रहे थे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक बात ध्यान रखना कि कहीं पर आपको ये मिनिमल भी देखने को मिलेगा, मैक्सिमल रेस्पायरेशन भी देखने को मिलेगा। जो हम लोग बोल रहे हैं ना फोर्सफुली एक्सपायरेशन, है ना, तो कहीं कहीं आपको ये मैक्सिमल एक्सपायरेशन भी देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमल इंस्पायरेशन भी देखने को मिल सकते हैं। तो फोर्सफुली बोले या मैक्सिमल बोले, बोथ आर सेम। ठीक है। आईआरवी का क्या था? आईआरवी की ये वॉल्यूम कितने थे? 2500 to 3000 ml था। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं मैक्सिमल एक्सपायरेशन होते हैं। डेट टाइम हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो कितने होते हैं? 1000 to 1100 ml। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था? उनमें हो रहा था क्या? फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद या मैक्सिमल एक्सहेलेशन के बाद जो हमारे लंग्स में कैपेसिटी, जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम बच जा रहा था, एक्सहेलेशन के बाद जो हमारे लंग्स में जो रिमेनिंग वॉल्यूम था उनको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोल रहे थे। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो है और रेसिडुअल वॉल्यूम कितने होते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम होते कितने हैं? 1100 to 1200 ml। और ये स्पाइरोमीटर से मेजरेबल होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटी के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैपेसिटी के बारे में। पहला कैपेसिटी क्या हम लोगों ने पढ़ा था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हम इनहेलेशन करते हैं उनको हम क्या बोल रहे थे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जो कितना था? इसका फॉर्मूला क्या था? TB प्लस IRV, जो कि होता है 3000 to 3500 ml, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होते हैं? एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो हम एक्सहेल करते हैं, है ना, उसके वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जो कितने होते हैं? 1500 to 1600 ml होंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होते हैं? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में जो रिमेनिंग वॉल्यूम होता है उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिनका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था?
ई भी प्लस ई आर भी प्लस आर भी। और क्या ये स्पायरोमीटर से मेजरेबल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम आ गया, तो ये क्या होंगे? मेजरेबल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है हमारे लंग्स का। मैक्सिमम वॉल्यूम होता है हमारे लंग्स का किसके बाद? फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद। फोर्सफुली एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है उनको हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कहाँ? लंग्स में। किसके बाद? फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद। फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद, है ना, फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद हमारे लंग्स में जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है या फिर कहो कि टोटल वॉल्यूम होता है उनको हम क्या बोलते हैं? टोटल लंग्स कैपेसिटी। यहाँ तक हम लोगों ने फिर से डिस्कस कर लिया, क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके पहले अगर मैं बोलूँ कि कुछ पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि एनाटॉमिकली डेड होते हैं और कुछ होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकली डेड होते हैं, तो आप उसे क्या समझते हैं? एनाटॉमिकली डेड स्पेस से क्या समझते हैं और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस से क्या समझते हैं? बोलो। एनाटॉमिकल डेड स्पेस से क्या समझते हैं और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस से क्या समझते हैं? एनीवन? कोई भी? एनाटॉमिकल डेड स्पेस, खुद से सोचो ना, एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या हो सकता है? अंदर का कुछ। अब मुझे लगा बाहर का कुछ, एटमॉस्फेयर में कुछ डेड होगा। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, डेड स्पेस, हाँ डेड स्पेस। बोलना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गैस एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसेस का एक्सचेंज। जब हम गैस का एक्सचेंज की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, किस मेथड के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होते हैं। हम लोगों ने जब स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था तो उसमें पहला पढ़ा था हम लोग ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन पढ़ा था ना। सेकेंड पढ़ा था कि डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो यानी कि जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किन के थ्रू होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। गैस का एक्सचेंज किसके थ्रू होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन होता है ना। और गैस का एक्सचेंज हम लोगों ने पढ़ा था कि टू टाइम्स हो रहा था, दो जगहों पर, अलग अलग जगहों पर 2 टाइम्स हो रहे थे गैस का एक्सचेंज। एक हो रहा था एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। उसके बाद फिर से पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड टू टिश्यू या ब्लड टू सेल। याद आ रहा है? तो यानी कि जो अगर हम कहें कि गैस का एक्सचेंज जो होता है वो
गैस का जो एक्सचेंज होता है वो कितने जगह पे होता है? 2 जगहों पर। एक कहाँ कहाँ होता है? एक तो कि एल्वियोलाई में होते हैं और एक कहाँ होता है? ब्लड एंड सेल के बिटवीन, है ना। और एल्वियोलाई को बोलते हैं फर्स्ट साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। फर्स्ट साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? डिफ्यूजन 2 जगहों पर अकर होते हैं, पहला एल्वियोलाई और सेकेंड ब्लड और सेल के बीच में। एल्वियोलाई को फर्स्ट साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोलते हैं और सेकेंड कहाँ होता है? ब्लड एंड सेल के बिटवीन में होता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट साइट एल्वियोलाई है और सेकेंड साइट हमारा सेल या टिश्यू है। सेकेंड साइट हमारा क्या है? टिश्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, ये जब गैस का एक्सचेंज होता है ना, गैस का एक्सचेंज होता है तो O2 अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, यही होता है ना गैस ऑफ एक्सचेंज में, यही होता है ना। O2 अंदर की ओर जाते हैं, CO2 बाहर की ओर आता है, यही होता है ना। तो इसके लिए कुछ फैक्टर काम करता है। ठीक है, कुछ क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं जो वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, पहला फैक्टर क्या है? ये जो डिफ्यूजन हो रहा है यानी कि जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, इनमें ये डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर पे। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे। जैसे कि पहला फैक्टर क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी जितनी होगी वो जल्दी से सॉल्युबल हो जाएंगे ब्लड में, है ना। मान लो कि नमक जल्दी घुलता है या चीनी, पानी में नमक जल्दी घुलता है या चीनी? नमक घुलती है ना जल्दी चीनी की अपेक्षा। तो चीनी की सॉल्युबिलिटी क्या है? ज़्यादा है, सॉरी नमक की सॉल्युबिलिटी क्या है? ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना। तो वही ऐसे ही यहाँ पर हम O2 और CO2 की बात करते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? O2 और CO2 की बात करते हैं। तो O2 और CO2 में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होता है ब्लड में? सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होता है ब्लड में? CO2 जो होता है वो मोर सॉल्युबल होते हैं। CO2 जो होता है वो मोर सॉल्युबल होते हैं और O2 जो होता है वो लेस सॉल्युबल होते हैं। यानी कि जो CO2 होता है वो जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं और O2 जो होता है वो जल्दी सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है O2 से वो 20 to 25 टाइम्स मोर होते हैं। यानी कि O2 का जो सॉल्युबिलिटी है CO2 से 20 to 25 टाइम्स कम होता है। ठीक ना। यानी कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक केस और की मैं बात करती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, है ना। CO की सॉल्युबिलिटी जो होता है वो CO2 से भी ज़्यादा होता है। CO2 के जो CO का जो सॉल्युबिलिटी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी होता है ब्लड के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा होता है। और CO का जो सॉल्युबिलिटी होता है ऑक्सीजन के रिलेट में 200 to 250 टाइम्स ज़्यादा होता है। सोच सकते हो, इसलिए बोलते हैं जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हमें जाना अवॉइड करना चाहिए, हमें वहाँ जल्दी जाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि इस ऐसे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किन की है? कार्बन मोनोऑक्साइड की, फिर किन की है? कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर किसकी है? ऑक्सीजन की। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मोर सॉल्युबल होते हैं, जो कि ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होता है। और अगर मैं ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करती हूँ तो इनमें 200 to 250 टाइम्स मोर होते हैं।
ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? इसके बाद मैं आती हूं, तो हमारा सेकेंड क्या होता है? पहला तो हमारा था क्या? सॉल्युबिलिटी। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड क्या होता है कि जहां पर हमारा गैस का डिफ्यूजन हो रहा है, जहां हम गैस का एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो उसका जो मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसका जो मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसका थिकनेस कम होना चाहिए या ज़्यादा? जहां पर हम डिफ्यूजन करा रहे हैं, मान लो कि हमें किसी चीज़ को छन्नी करना है ना, यहाँ से यहाँ लाना है, ऊपर से नीचे मुझे लाना है ना, तो ये जो लेयर है उसको मुझे मोटा रखना होगा या पतला? पतला, यानी कि हमारा जो थिकनेस होना चाहिए वो कम होना चाहिए, यानी कि हमारा मेम्ब्रेन थीन होना चाहिए, राइट? तो अगर मैं थिकनेस की बात करूं, तो थिकनेस की अगर मैं बात करती हूं, तो थिकनेस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो कैसा होना चाहिए? थीन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, है ना? जो मेम्ब्रेन है वो क्या होना चाहिए? थीन होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि अगर मैं बोलूं कि जितना पतला हमारा मेम्ब्रेन होगा, जितना थीन हमारा मेम्ब्रेन होगा, डिफ्यूजन क्या होगा? उतना ही जल्दी होगा, है ना? जितना हमारा जो मेम्ब्रेन है वो थीन होगा, डिफ्यूजन उतना ही क्या होंगे? फास्टर होंगे। डिफ्यूजन उतना ही क्या होंगे? फास्टर होंगे। क्लियर? ये दो इफेक्ट पढ़ लिया। तीसरा आता है पार्शियल प्रेशर। तीसरा आता है हमारा पार्शियल प्रेशर। जो गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है, गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो गैस के पार्शियल प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मान लो कि कितना है? 159 है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल गैस के लिए, गैस का एक इंडिविजुअल गैस, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि HNO3 का मिश्रण है ना, HNO3 और मान लो कि मैग्नीशियम का मिश्रण है, उसमें नहीं ऐसा क्वेश्चन होता है HNO3 में NO3 का कितना परसेंटेज है, ये पूछता है ना, मोल पूछता है, या फिर कभी मास भी पूछता है, HNO3 में NO3 का क्या मास है, पूछता है ना। तो वही यहाँ पर कि एक गैस के मिक्सचर में, ठीक ना, एक गैस के मिक्सचर में एक गैस का कितना मात्रा है, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब एक इंडिविजुअल गैस कितना है, एक इंडिविजुअल गैस कितना है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में। मतलब समझ में आया? पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब समझ में आया? क्या मैंने बोला? पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब कि एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है ना, एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है ना। मान लो जैसे कि देखो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना। तो अब मैं बोल रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसका पार्शियल प्रेशर जो है, मान लो कि मैंने बोला 0.03 है, ठीक है। तो अब मैं बोल चुकी इसमें ऑक्सीजन का मुझे बता दो कितना है पार्शियल प्रेशर, तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल का, है ना। समझ में आया? अब जैसे कि देखो
अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करती हूँ तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितने होते हैं? 760 होता है। 760 होता है, होता है, होता है ना। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। तो इसका अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगी, मतलब लगभग 159 mmHg आएगा। यानी कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितना है? 159 mmHg। क्लियर हुआ? समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मैं नाइट्रोजन की निकालूं तो 760 होता है। एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होते हैं नाइट्रोजन? कितने परसेंट होते हैं? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही होता है। 71 71 होते हैं या 78 होता है? कितना होता है भाई? अब इसको जो निकालेंगे वो क्या आएगा? हमारा नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऐसे निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? आया? पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं? समझ में आया? चलो अब देखो, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना गैस का, पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ना, वो अलग अलग जगह पर वेरी करते रहता है, ठीक ना। जैसे कि एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 होता है, ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो वो 0.03 होता है। 0.03 होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की मैं बात करती हूँ, क्लियर। अगर वो हमारे लंग्स में जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? हमारे लंग्स में जाता है, तो O2 का, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसमें कम क्यों हो गया? क्योंकि जब एयर आ रहा था ना, एयर जब हमारे ट्रैकियल सिस्टम से आ रहा था ना, तो एयर हमारा ह्यूमिडिफाई होते हैं या नहीं होते? हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी, हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर का टेम्परेचर हम लोग करते हैं या नहीं करते? ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है। इस वजह से इनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, क्लियर। यही अगर मान लो कि एल्वियोलाई से हमारा जो ब्लड आता है, एल्वियोलाई से जो हमारा ब्लड आता है, एल्वियोलाई से क्या आता है? हमारा ब्लड आता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है या डीऑक्सीजनेटेड होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है ना। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है दिन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 95 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। और यही अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मैं बात करूं, यही अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ज़्यादा होता है ना। तो इसकी वजह से
कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 45 हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 होता है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ये पार्शियल प्रेशर क्लियर हुआ? पार्शियल प्रेशर क्लियर हुआ? और टिश्यू की अगर मैं जब बात करूं, मैं अगर टिश्यू की बात करती हूं तो टिश्यू में भी यही सेम रहता है। टिश्यू में भी ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब देखना इधर, एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं, एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो एटमॉस्फेयर का पार्शियल, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? देखो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 159। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.03। एल्वियोलाई में कितने हैं? 104। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 और CO2 का 40। डीऑक्सीजनेटेड में कितना है? 40 और 45। टिश्यू में कितना है? 40 और 45। आप देखो तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हमें याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, और ये याद कर लेना, ठीक है। चलो, हम लोगों ने बात किया था ना थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, है ना। तो एल्वियोलाई का जो डिफ्यूजन कहाँ होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होते हैं? सबसे पहले प्राइमरी साइट कहाँ है? एल्वियोलाई में ना। तो एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन होता है ना, एल्वियोलाई का जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है, एल्वियोलर का जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक ना, उनका थिकनेस कितना होता है? 1 mm। एल्वियोलर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है? लेस देन 1 mm से भी क्या होते हैं? लेस होते हैं, कम होता है। 1 mm से भी क्या होता है? कम होता है। वन mm से भी क्या होते हैं? कम होता है एल्वियोलर में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी एल्वियोलर का डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं? तो 3 मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। कितने मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं? 3 मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। पहला मेम्ब्रेन एल्वियोलाई का, पहला मेम्ब्रेन एल्वियोलाई का, ठीक ना, पहला मेम्ब्रेन एल्वियोलाई का। और एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। याद है? एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम का। फिर आता है हमारा क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके नीचे क्या आता है हमारा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद हमारा एल्वियोलाई है। देखो, हमारा एल्वियोलाई है, फिर हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद हमारा ब्लड कैपिलरी है ना, है ना। तो अगर मैं एल्वियोलर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करूँ तो इसमें कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। पहला एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन, है ना, है ना। दूसरा जो कि एल्वियोलाई और ब्लड वेसल को पार्ट कर रहा है, जिनको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एक आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, सॉरी, और एक हमारा ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन, एक हमारा ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन, जिनको हम इंडोथीलियम मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंडोथीलियम मेम्ब्रेन। इन 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है क्या हमारा? एल्वियोलर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।
क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है ना? अब बताओ कि अगर मैं गैस का एक्सचेंज करा रही हूं ना, अभी मैं क्या करा रही हूँ, गैस का एक्सचेंज करा रही हूँ। मान लो कि मैंने ऑक्सीजन का एक्सचेंज कराया, O2 का मैंने क्या किया, एक्सचेंज कराना है। तो सबसे पहला एक्सचेंज कहाँ होगा? सबसे पहला एक्सचेंज कहाँ होगा? एल्वियोलाई में होगा, है ना। सबसे पहला एक्सचेंज कहाँ होगा? एल्वियोलाई में होगा। तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 104 ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 40। हो गया? और जब ये एक्सचेंज हो गया, है ना, एक्सचेंज किनके थ्रू होगा? अगर मैं मान लो ये हमारा क्या है, एल्वियोलाई है, ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल है। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन इन होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, बाहर जाएंगे, है ना। तो अगर मुझे इन करना है या आउट करना है इनके अक्रॉस, इनके बीच में, तो क्या होगा? जब गैस का एक्सचेंज कराना होगा तो कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे? डिफ्यूजन। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। यहाँ पर क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। चूंकि हमारा एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन थीन है, हमारा एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन कैसा है? थीन है ना। एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन कैसा है? थीन है। तो डिफ्यूजन फास्ट होगा या स्लो होगा? तो डिफ्यूजन हमारा क्या होंगे? फास्ट होगा, रैपिड होंगे ना। डिफ्यूजन क्या होगा हमारा? रैपिड होगा। यानी कि O2 क्या है हमारे, क्या आ गए? O2 हमारा कहाँ आ गया? ब्लड कैपिलरीज में आ गए, है ना। एक रीजन और ये भी है कि यहाँ पर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का जो प्रेशर था वो कितना है? 104। और ब्लड वेसल में कितने हैं? ब्लड कैपिलरीज में कितने हैं? 45 है ना। ब्लड कैपिलरी में कितने हैं? 45 है ना। तो पार्शियल प्रेशर ब्लड में कम है या ज़्यादा है? कम है ना, कम है ना। तो कभी भी एयर का जो मूवमेंट होता है वो हायर टू लोअर होता है या लोअर टू हायर? हायर टू लोअर। तो एक वजह ये भी हो सकता है कि पार्शियल प्रेशर क्या है ब्लड कैपिलरी का, वो क्या है? कम है एल्वियोलाई से। तो यहाँ पर डिफ्यूजन क्या होगा? रैपिड होगा। क्लियर? क्लियर हुआ? ये तो हो गया ऑक्सीजन की बात, है ना। अब CO2 की बात करते हैं। तो CO2 क्या होता है? यहाँ से वहाँ जाता है, ब्लड कैपिलरी से कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में जाएगा, यही होगा ना। ब्लड कैपिलरी से कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में होगा। तो अब मुझे बताना कि इस टाइम ब्लड कैपिलरी का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा ब्लड वेसल में? 45 होगा, 45 होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अरे भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना था? 45 ही था ना। कंफ्यूजन है संगे? ऑक्सीजन का 45 नहीं था ब्लड कैपिलरी में, सॉरी 40 था ना, सॉरी 40 था, 40। अब क्लियर है? अब देखो ब्लड कैपिलरी में सुनो, ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना था? 45। CO2 का कितना था? 45। और एल्वियोलाई में कितना था? एल्वियोलाई में कितना था? 40। तो अब बताओ, अब ये अंदर से बाहर की ओर जाएगा ना, ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में जाएगा ना। डिफ्यूजन समझ में आया कैसे हो रहा है, गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है? हाँ, पार्शियल प्रेशर कैसे यहाँ पर आ रहा है? क्योंकि जो गैस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि गैस का जो एक्सचेंज होता है, हम लोगों ने पहले भी किया था कि प्रेशर ग्रेडियंट पे होते हैं, यानी कि एयर का जो मूवमेंट होता है हमेशा हायर टू लोअर होते हैं, है ना। तो गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है यहाँ पर समझ में आया? हाँ, तो अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन के डिफ्यूजन की बात करती हूँ, तो रैपिड डिफ्यूजन हो रहे हैं एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में, है ना। और CO2 का रैपिड डिफ्यूजन हो रहा है कैपिलरी से एल्वियोलाई में। ये बातें क्लियर हो गया? हाँ, हो गया? चलो, मतलब कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है, वो गैस के जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो किसके डिफरेंस के कारण हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? किनके डिफरेंस के कारण हो रहा है? पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण हो रहा है। क्लियर? 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 चलो, एक एक्सचेंज तो हम लोगों ने करवा लिया एल्वियोलाई के अक्रॉस, एक करा लिया हम लोग किसके अक्रॉस? एल्वियोलाई के अक्रॉस। अब एक हमारा बच गया ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के अक्रॉस। एक क्या हमारा बच गया? ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के अक्रॉस। तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा? यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा? होगा? होगा। अब यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? कितने होते हैं? 95 होता है, 95। और टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 40। तो अब देखो, ब्लड कैपिलरी से अब आ जाएगा हमारे टिश्यू में, ब्लड कैपिलरी से आ जाएगा हमारे टिश्यू में। हाँ, ऑक्सीजन का ये डिफ्यूजन समझ में आया कैसे हुआ ब्लड कैपिलरी में? अब बताओ कि टिश्यू में CO2 का कितना होता है पार्शियल प्रेशर? 45 होते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40। तो अब क्या टिश्यू से ब्लड में जाएगा? अब क्या टिश्यू से ब्लड में जाएगा? हो गया यहाँ पर भी डिफ्यूजन। टिश्यू और एल्वियोलाई के बीच में डिफ्यूजन क्लियर हो गया? हाँ, डिफ्यूजन क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? यानी कि हमारा गैस ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया आप लोगों को? हमारा गैस ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया आप लोगों को?
सभी को हो गया। चलो अब मुझे बता दो, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत लग रहा है कि मुझे यहाँ तक समझ में नहीं आया, देन हमसे बोलो कि हमें यहाँ पर समझ नहीं आया। सभी को आया? सभी को आया? एक बार एनसीईआरटी रीड करें। एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं। समझ नहीं आया? सभी को आया? चलो एक बार हम एनसीईआरटी रीड करते हैं, क्या बोलता है एनसीईआरटी। देखो, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट है गैस एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ कहाँ होता है? और ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है ना? किन के थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किन पे डिपेंडेंट होते हैं? उनके प्रेशर ग्रेडियंट्स पर या कांस्टेंट ग्रेडियंट्स पर किया हम लोगों ने। साथ ही साथ बोलता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है वो डिफ्यूजन में क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि डिफ्यूजन के रेट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। क्लियर? फिर बोलता है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस। देखो, एक इंडिविजुअल गैस जो कि गैस के मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस जो कि प्रेशर में कंट्रीब्यूट करता है, उनको हम बोलते हैं क्या? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है? और ये रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड किससे होते हैं? ऐसे छोटा पी से ना। रिप्रेजेंटेड किससे होते हैं? देखो, PO2। क्लियर? फॉर ऑक्सीजन एंड CO2 के लिए PCO2। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। बोलता है कि इनका जो प्रेशर है वो दिया हुआ है कहाँ? हमारे इस टेबल पे। देखो, एटमॉस्फेयर में 159, CO2 का 0.3, एल्वियोलाई का 104, 40। ये हम लोगों ने कर रखा है ना ऑलरेडी। किया है या नहीं किया? इसको हमने वहां पर समझा था, अभी फ्लो चार्ट में मैंने इसको समझाया था। ये हमारा कहाँ आया? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो गया? 104। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होता है? 40। यही अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, ये जो हमारे इस साइड का जो ब्लड है वो क्या है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 95 होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40 होता है। और इस साइड हमारा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का कितना? 40। और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होता है। क्लियर? अब देखो, बोलता है एज द सॉल्युबिलिटी CO
CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने ये बात बताया था कि CO2 जो होता है वो 20 to 25 टाइम्स मोर होते हैं, इनका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है किनसे? ऑक्सीजन से। The amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared with that of oxygen। अब बोलता है कि CO2 का जो अमाउंट होता है जब हम उसको डिफ्यूज करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इनके पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? 0.3 से 40 आ गया, 0.3 से 40 आ गया। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। कौन कौन सा? स्क्वैमस एपिथेलियम, इंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस, यानी हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो, बेसमेंट सब्सटेंस 3 लेयर हम लोगों ने पढ़ा था। बोल रहा है कि बेसमेंट सब्सटेंस जो होता है वो कंपोज्ड होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो कि सपोर्ट करता है स्क्वैमस एपिथेलियम को, और बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल। जैसे कि देखो ये बीच में जो ये लेयर दिख रहा है ना, ये क्या है? हमारा बेसमेंट लेयर है ना। अब देखो, टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। बोल रहा है कि जो टोटल थिकनेस है, ये जो टोटल थिकनेस है ना, ये टोटल जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होता है, ठीक ना। यानी कि लेस देन 1 मिलीमीटर होते हैं, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? All the factor in our body are favorable to deferred diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli। यानी कि जो भी फैक्टर बोला है वो फेवरेबल कंडीशन होता है किनके लिए? फेवरेबल कंडीशन होते हैं किनके लिए? डिफ्यूजन के लिए एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में, या ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बच गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और कुछ डिजीज जो कि हम कल करेंगे। जो बच गया वो हम कल करेंगे, ठीक है। आज समझ में आया?